नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग अमीन पटवारी के लिए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके टॉपिक वाइज रहेगा। वो पूरा सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा और टॉपिक वाइज भी। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट कवर करेंगे, जैसे कि हम आज स्टार्ट करें भारत के इतिहास। ठीक, तो भारत के इतिहास में कौन कौन सा है? पहला प्राचीन, ठीक, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आपका कौन सा है? आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास से मैं पहले ले आपको टॉपिक दूंगा, कौन कौन से टॉपिक से कौन सा एमसीक्यू रहेगा। फिर मध्यकालीन इतिहास से टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक का शेड्यूल टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक, फिर आधुनिक काल से कौन सा आपका टॉपिक का पूरा शेड्यूल आपको दे दूंगा कि मतलब कौन से एमसीक्यू में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसी तरह और बाकी सब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे भारत के इतिहास है, ऐसे ही भारत का भूगोल है, भारत का अर्थव्यवस्था है ना, भारत का संविधान है। ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके आमीन पटवारी सिलेबस में दिए गए, जैसे कंप्यूटर है ना, हिंदी है, इन सभी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं कराऊंगा। मतलब टोटल जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाले जो पोर्शन है आपके अमीन पटवारी के सिलेबस में, उसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पूरा हम लोग एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। इसमें मैं अलग अलग प्ले लिस्ट डाल के बनाऊंगा, जैसे कि भारत के इतिहास का एक अलग प्ले लिस्ट बनेगा। इसमें आपको केवल भारत का इतिहास का ही एमसीक्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जब टॉपिक डालूंगा तो उसमें नंबर भी डालूंगी कि इस एमसीक्यू नंबर में ये टॉपिक है ना। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। शेड्यूल मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में कल, है ना, तो वहां से आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से दिन दिन तो नहीं डालूंगा, लेकिन एमसीक्यू नंबर डालूंगा कि कौन से एमसीक्यू में कौन सा टॉपिक रहेगा करके। उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि हम किस टॉपिक से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में आपको टेस्ट लेना अपना, जैसे कि आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अगर आपको क्या करना है, एक एमसीक्यू लगाना है, तो यहाँ से आप लोग टॉपिक से भी क्या कर सकते हो, एमसीक्यू लगा सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा भारत के इतिहास का एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है, जिसमें टॉपिक है आपका पूरा पाषाण काल और इतिहास जानने की स्रोत, मतलब इतिहास जानने की जो स्रोत है, प्लस पाषाण काल बोल सकते हैं, जिसमें आपका सबका पाषाण काल पूरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? इतिहास जानने की स्रोत और पाषाण काल, दोनों से इसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेदों के किस समूह को वेदत्रयी कहा जाता है? ठीक है, वेदत्रयी मतलब वेदों के किस समूह को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को, या फिर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर सामवेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना कि कौन वेदों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? वेदत्रयी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों का जो समूह होता है, इसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? वेदत्रयी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा निकल का है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन पुराण के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, ऑप्शन बी है वायु पुराण, ऑप्शन सी है मत्स्य पुराण और ऑप्शन डी है अग्नि पुराण। तो अगर सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण की बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया, कौन सा? मत्स्य पुराण को माना जाता है सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन पुराण। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद और उसके वेद का युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, वेद का वेद और उपवेद होता है। ठीक है, इसमें आपको सुमेलित करने की कौन सा सही नहीं है उसको बताना। ठीक, आयुर्वेद का, ऋग्वेद, गंधर्ववेद का, सामवेद, ठीक है, धनुर्वेद का, यजुर्वेद और शिल्पवेद का साम। देखो आप यही से निकाल सकते। देखो, गंधर्व वेद का सामवेद सही है। ठीक, आयुर्वेद का ऋग्वेद होता है, सही है। धनुर्वेद का यजुर्वेद होता है, भी सही है। लेकिन शिल्पवेद का क्या चीज? आपका सामवेद नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन निकल गया? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यवादी दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवादी दर्शन के जो प्रतिपादक थे उसका नाम था चारवाक। चारवाक को कहा जाता था क्या? शून्यवादी दर्शन के प्रतिपादक। ठीक है,
अगला देखते हैं, रामायण का एक अन्य नाम क्या है? देखो, रामायण का एक अन्य नाम है आपका चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। यह आपका रामायण का अन्य नाम, जय संहिता नहीं है, सत सहस्त्री संहिता भी नहीं है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है आपके रामायण का एक अन्य नाम, इसका रामायण का एक अन्य नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में मंडलों और श्लोकों की क्रमशः कितनी संख्या है? इसको आपको बताना है कितना मंडल है और कितना श्लोक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। कितना? 10 मंडल और 1028 श्लोक। क्या चीज? 10 मंडल और 1028 श्लोक। कौन से वेद में भैया? आपके ऋग्वेद में। कौन से में? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैत वेदांत के अनुसार उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग को कहा जाता है? मतलब उपनिषद जो होता है वो वैदिक साहित्य के ही भाग को कहा जाता है। तो किस भागों को कहा जाता है, इसको आपको पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है आरण्यक, ऑप्शन बी है ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन सी है वेदों का अंतिम भाग और ऑप्शन डी है वेदांत। ठीक, तो वेदों के जो अंतिम भाग होते जैसे कि ऋग्वेद है मान लो, ठीक, तो इसका जो अंतिम भाग है, इसका जो कौन सा लास्ट वाला जो छोर है, अंतिम भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद। क्या बोलेंगे? उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा कि वेदों के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? अभी मैं बताया हूँ ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। ठीक, तो इस 10 मंडल में से किस मंडल में कौन सा 10 राग युद्ध के बारे में हमको वर्णन मिलता है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर कौन सा निकल के आया जी? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग राज खारवेल के शासन काल से संबंधित अभिलेख कौन सा है? मतलब कलिंग राज जो खारवेल थे, मतलब कलिंग के राजा खारवेल थे, उसके शासन काल से संबंधित अभिलेख को पूछा गया है। ऑप्शन ए है एरन अभिलेख, ऑप्शन बी है भित्री अभिलेख, ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा अभिलेख और ऑप्शन डी है देवबाड़ा अभिलेख। तो देखो, कलिंग राज के जो खारवेल शासक थे, उससे संबंधित जो अभिलेख है वो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म ग्रंथ साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जो जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं उसको हम लोग जानते हैं आगम साहित्य के नाम से। कौन से? आगम साहित्य के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों को ऐतिहासिक सूचनाएं वंशावलियों के माध्यम से मिलती है, जहां इनमें किनके राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है? ठीक, तो पुराणों में कौन से राजा की वंशावली पाई जाती है, इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए है मौर्य वंश के, ऑप्शन बी है गुप्त वंश के, ऑप्शन सी है आंध्र सातवाहन वंश के और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पुराणों में आपको उपरोक्त सभी जो शासक थे या शासन काल वाले के वंशावली की जानकारी मिलती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार कला शैली की मूर्ति कला पर किस शैली का प्रभाव था? ठीक, ऑप्शन ए है पूर्णतः भारतीय शैली, ऑप्शन बी है इंडो ग्रीक शैली, ऑप्शन सी है नागर शैली और ऑप्शन डी है कौन सा? बेसर शैली। ठीक है, तो देखो जो गंधार शैली है उसमें आपका इंडो ग्रीक शैली का प्रभाव मिलता है। किसका? इंडो ग्रीक शैली का। तो इसका सही आंसर कौन निकल के आएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, यजुस शब्द का अर्थ क्या है जिसे यजुर्वेद का नामकरण हुआ है? ठीक, तो यजुर्वेद का जो नामकरण किससे हुआ है? आपकी यजुस शब्द से हुआ है। तो इस यजुस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है गान, ऑप्शन सी है यज्ञ और ऑप्शन डी है जादू टोना। ठीक, तो इसका सही आंसर है युजिस का सही अर्थ होता है यज्ञ। कौन सा? यज्ञ। तो इसी से क्या बना आपका यजुर्वेद, वेदों का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों को क्या माना जाता है जिसका अर्थ देवकृत होता है? ठीक, वेदों को क्या माना जाता है जिसका अर्थ क्या होता है? देवकृत। तो परुषेय, अपरुषेय, संहिता या फिर ब्राह्मण। तो वेदों को
को अपरुषेय माना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका देवकृत होता है। क्या चीज? देवकृत होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है जिसका संबंध चालुक्य वंश से है? तो देखो एहोल अभिलेख एकदम आसान था, आपके पुलकेशियन द्वितीय और पुलकेशियन द्वितीय थे, उससे संबंधित है, जो आपके चालुक्य वंश के क्या थे? शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा पाषाण काल शब्द किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इससे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते कि पूरा पाषाण काल कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो आपकी यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा भी एक प्रश्न आ सकता है। ठीक, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिलहाल क्या पूछा गया है? पूरा पाषाण काल शब्द किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना गया है? ऑप्शन ए दिया है पालाओस और लागोस, ऑप्शन बी है पालाओस और लिथोस, ऑप्शन सी है प्रोटोस और लिथोस, ऑप्शन डी है मेसोस और पालाओस। ठीक है, इसका अगर सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन सा? पालाओस और लिथोस, इन दोनों से मिलकर बना कौन आपका? पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल शब्द। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पूरा पाषाण काल के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले थे ना, वो किसके बने थे आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टजाइट से। किससे बने थे आपके? क्वार्टजाइट से बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं। कौन सा? भीमबेटका गुफाएं जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य को आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपके भीमबेटका गुफा आपको मिला है कहाँ से? मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल के विशिष्ट औजार क्या थे? ब्लेड और बरीन, माइक्रोलिथ, हस्त कुल्हाड़ी और विदारनी, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पूछा गया है, तो आपके निम्न पूरा पाषाण काल में हस्त कुल्हाड़ी और विदारनी होते। कौन सा? हस्त कुल्हाड़ी होता था। ठीक, जिसको आप हाथ से चलाते हैं। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के औजार का अधिक प्रयोग होता था? कब? मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में बताया गया। ठीक, ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है क्रूड चॉपर, ऑप्शन बी है फलक, खुरचनी और बेधक, ऑप्शन सी है धनुष और बाण, ऑप्शन डी है अस्थि के औजार। तो देखो मध्य पूरा पाषाण काल में ना, जो औजारों का यूज होता था वह फलक होता, फलक टाइप के होते, फलक, खुरचनी और बेधक, इस प्रकार के औजार होते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। कब? उच्च पूरा पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपको बताना है। कृषि की शुरुआत हुई थी, या फिर आग पर नियंत्रण किया था, या फिर अस्थि के औजारों और ब्लेडों का विकास हुआ था, या फिर स्थायी बस्तियां बनाई गई थी। ठीक है, अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर अस्थि के औजार और ब्लेडों का विकास हुआ था। क्या चीज? अस्थि के औजार और ब्लेडों का विकास होता है। कब? उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक, एक निम्न होता है, मध्य होता है और क्या होता है? उच्च होता है। तो उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पूछा गया है, तो अस्थि के औजारों और ब्लेडों का विकास हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित? कौन सी संस्कृति? सोहन संस्कृति। ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी, सोहन नदी घाटी या फिर बेलन घाटी। तो देखो, जो सोहन संस्कृति थे वो आपके सोहन नदी घाटी से संबंधित। किससे? सोहन नदी घाटी से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अलेविलियन परंपरा। कौन सा? अलेविलियन परंपरा के हस्त कुल्हाड़ी मुख्य रूप से कहाँ से मिले थे? ठीक, इस परंपरा के में जो हस्त कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था वो मुख्य रूप से कहाँ से मिला था, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत और दक्कन,
ऑप्शन सी है कश्मीर घाटी, ऑप्शन डी है गंगा यमुना दोआब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत और दक्कन से मिला था। कहाँ? दक्षिण भारत और दक्कन से। अगला प्रश्न देखते हैं। लुई रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक है, ठीक है, मिस्टेक है, का जनक माना जाता है, ने भारत में पहला पूरा पाषाण औजार कहाँ खोजा था? किसने? लुई रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ठीक है। तो कहाँ खोजा था? ऑप्शन नंबर ए है हुंसगी, ऑप्शन नंबर बी है अतिरामपक्कम, ऑप्शन सी है पल्लवरम एंड ऑप्शन डी है नेवासा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्लवरम। किसमें? पल्लवरम में खोजा था। किसने? लुई रॉबर्ट ब्रूस ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणी स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है जहां अस्थि के उपकरण मिले हैं? ऑप्शन है आपके सामने, नेवासा, कर्नूल गुफाएं, बागोर और लंगनार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? कर्नूल गुफाएं। कहाँ मिला है? आपके कर्नूल गुफाएं में मिला है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कर्नूल गुफाएं में मिला है। क्या मिला है? अस्थि के उपकरण, मतलब बोन, अस्थि से बनाए गए उपकरण मिले हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न पूरा पाषाण काल की अनुमानित समय सीमा क्या थी? तो निम्न पूरा पाषाण काल की अनुमानित जो समय सीमा थी आपकी है, ऑप्शन नंबर है सी, कौन सा? 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच। क्या चीज? 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है। होमो इरेक्टस के साक्ष्य भारत के किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है हुंसगी अतिरामपक्कम, ऑप्शन सी है हथनौरा और ऑप्शन डी है बेलन घाटी। तो देखो, होमो इरेक्टस के जो आपके साक्ष्य मिले हैं वो आपको मिला है ऑप्शन नंबर सी हथनौरा। कहाँ से? हथनौरा से। अगला प्रश्न है। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए खेती और पशुपालन, ऑप्शन बी है किसान और खाद्य संग्रह, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी है मछली पकड़ना और व्यापार करना। तो देखो, जो पूरा पाषाण काल में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो यहाँ के जो काम था शिकार और खाद्य संग्रह करना ही था। कौन सा? शिकार करते थे और खाना को संग्रहित करते थे। इसका सही आंसर कौन सा निकल आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस स्थल पर तीनों पूरा पाषाण चरण निम्न, मध्य और उच्च क्रम से पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नेवासा, ऑप्शन नंबर बी दिया है बेलन घाटी, ऑप्शन नंबर सी दिया है सराय नहर राय और ऑप्शन नंबर डी दिया है मेहरगढ़, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? बेलन घाटी। बेलन घाटी में क्या पाया गया है कि तीनों पूरा पाषाण काल, जैसे कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल क्रम से पाए गए हैं। कौन सी जगह में? आपके बेलन घाटी में। कौन सी जगह में? बेलन घाटी में। तो इसका सही उत्तर क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहने का प्रमाण सबसे अधिक किस काल के मनुष्यों के लिए मिलता है? मतलब गुफा या फिर चट्टान में रहने वाले जो लोग थे तो किस काल में मैक्सिमम रहते थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी है ताम्र पाषाण काल। तो देखो, ये जो गुफा और चट्टानों में रहने वाले लोगों का जो साक्ष्य मिला है वो मैक्सिमम हमको मिला है पूरा पाषाण काल से। किसमें? पूरा पाषाण काल से। ठीक, इस पूरा पाषाण काल में तीनों आएगा ना भाई, आपका निम्न भी आएगा, मध्य भी आएगा और आपका उच्च भी आएगा। ठीक, मध्य और उच्च तीनों आएगा इसमें। ठीक है, इन तीनों में मतलब पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा लोग गुफा या फिर चट्टानी आश्रय में रहते थे। इसका हमको क्या मिला? साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग इस एमसीक्यू में टोटल कितना क्वेश्चन कर लिए हैं? 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, मैं टॉपिक के इस हिसाब से एमसीक्यू का जो नंबर उसको बढ़ा सकता हूँ कि अभी कितना हम लोग की 30 की है। अगर इस टॉपिक में और कुछ क्वेश्चन बनता है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल कराऊंगा। इसके साथ ही साथ जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा उसका
PDF विथ आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ और जो अपडेट आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी, बहुत सारी चीज़ है जो अपडेट आते हैं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अपडेट रहना है, साथ ही साथ MCQ का PDF पाना है, अमीन पटवारी का तैयारी करना है, तो टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए। और साथ ही साथ अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।